हरीश रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी, टीवी 100 में आपका। बहुत धन्यवाद। हरीश रावत जी, हमें वो तस्वीर याद आ रही कि जब विपक्ष में बीजेपी थी और सिलेंडर को कंधे पर उठाकर गले में प्याज की माला डालकर बीजेपी विरोध करती थी कि महंगाई बहुत बढ़ गई, हमारी सरकार आएगी तो महंगाई हम कम करेंगे। जनता के सामने वो तस्वीर तो है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, समाधान केवल एक है कि आप ये पूंजीपतियों की सरकार या अरबपति खरबपतियों की सरकार को बदलना, उसके अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि अंबानी जी का खजाना भरे। यदि अंबानी जी के पेट्रोल पंप नहीं होते तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, तो भारत में महंगा क्यों होता। तो एक अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे देश की जनता को लूट है, और दूसरा अपने वित्तीय कुप्रबंधन जिसमें नोटबंदी और जीएसटी दोनों सम्मिलित है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। राज्य केंद्र सरकार के संसाधन कम पड़ गए, तो उन्होंने अपना खजाना भरने के लिए और अंबानी जी का खजाना भरने के लिए इस पर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है, गैस पर जो है। और गैस आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 से ऊपर कई जगहों, और गैस के दाम मुझे लगता है जिस हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं, एक आध महीने के अंदर 1,000 रुपया हो जाएगा सिलेंडर का दाम। गरीब वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की कमर महंगाई की मार से टूट चुकी है। आप खाने का तेल देखिए, मोदी जी पकौड़ा तलने की बात करते हैं, लोगों को पकौड़ा खाना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तेल के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि अब पकौड़े भी नहीं तले जा सकते। और दालें महंगी, अनाज महंगा। हाँ, किसान जो ताजा सब्जी आदि पैदा करता है उसके दाम जरूर जो है नीचे है, क्योंकि किसान की कमर तोड़नी है, और उधर उपभोक्ता के ऊपर दूसरी चीजों की महंगाई लाद करके जिससे बिचौलिए कमाते हैं पैसा, उनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। ये भाजपा की इकोनॉमिक्स है। लेकिन राज्य सरकार तो कम से कम, केंद्र सरकार अगर कम नहीं कर रही है, अगर टैक्स को राज्य सरकार अपने स्तर पर टैक्स कम करके राहत दे सकती है उत्तराखंड के लोगों को। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये तो अभी आप देखिए, चाहे बजट में इन्होंने कोई सीधे टैक्स न लगाया, कुछ दिनों बाद बिजली के दाम बढ़ाएंगे, पानी के दाम बढ़ाएंगे, और ये लोग अब दूसरे तरीके से जो है कई चीजों के अधिभार बढ़ाने जा रहे हैं, जिनका खामियाजा उत्तराखंड के लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस सरकार के अंदर इनके पास गरीब आदमी को, आम आदमी को देने के लिए केवल शाब्दिक कुछ जुमले हैं, और उसके अलावा कोई ठोस अर्थनीति नहीं है। इसीलिए आज मुझको सड़क में ऑटो रिक्शा अपने हाथ से कंधों पर दूर रस्सी लगा करके खींचना पड़ा। मैंने ये दिखाने के लिए कि अब पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि ऑटो रिक्शा चलाने के बजाय अब आदमी को, पैसेंजर को खुद ही खींचना पड़ेगा यदि उसको अपना सामान ले जाना है। मैंने ऑटो रिक्शा में अपना गैस सिलेंडर रखा था, तो उसको खींचना पड़ा, खींच करके ले करके मैंने अपना विरोध प्रकट किया, और उसके बाद गैस सिलेंडर को अपने सर में रख करके, कंधे में रख करके विरोध प्रकट किया। क्योंकि इस सरकार ने गैस के दाम आसमान को पहुंचा करके गृहिणियों का पूरा बजट चौपट कर दिया है, घर का पूरा चूल्हे का बजट चौपट कर दिया है। लेकिन हरीश रावत जी, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, अगर जीएसटी के दायरे में ले आए तो 2 राज्यों के टैक्स बच जाएंगे, एक टैक्स लगेगा। ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जो अंबानी जी को, हेलो जी सुन पा रहा हूँ। हाँ, जो अंबानी जी को फायदा है वो फायदा कैसे होगा। इसलिए इन्होंने ये कभी भी पेट्रोल डीजल को उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे। और जीएसटी में भी तो वही हालत है।
दुनिया भर में जीएसटी की 1 या 2 दरें होती हैं, हमारे भारत में 5 दरें हैं और आसमान 28%। तो ये कोई जीएसटी है? इस जीएसटी का कारण है आज जो छोटे उद्योग थे, हमारे घरेलू उद्योग थे, हमारे असंगठित क्षेत्र के उद्योग थे और जो व्यापार था वो सब चौपट हो गया। आज उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था भुगत रही है। बेरोजगारी की समस्या भयावह हो गई है, मगर उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो तो ये समझ करके चल रहे हैं कि पेट के सवाल पर वोट नहीं मिलते हैं, तो भावना के सवाल पर मिलते हैं, तो लोगों की भावना उबार करके हम वोट ले लेंगे। ये भाजपा की सोच है। जबकि हरीश रावत जी विधानसभा चुनाव में 2014 में हुआ था, सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने जनता के बीच यही उठाया था और ये वायदा किया था कि महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे, आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे। आज उन्हीं चीज़ों को लेकर लोग तरस रहे हैं, वही उम्मीद कर रहे हैं उन्हीं मसलों को लेकर, लेकिन सरकार राहत नहीं दे रही है। चुनावी सीजन में क्या आम जनता भी इन चीज़ों को लेकर समझ रही है? देखिए, जनता की समझ में ये आ ही नहीं रहा कि जिसको हमने इतने अरमानों से देश सौंपा था, उस पार्टी ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। लोग तो बहुत ही एक दुविधा में है, बड़ी भारी एक कष्ट के स्थिति में है कि क्या कहें, किसको दोष दें। अपने अरमानों को दोष दें जो हमने भाजपा के साथ लगाए थे, या किसी और को दोष दें। देखिए, जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाए। भाजपा पहले भी पूंजीपतियों की पार्टी रही है, इनका आम भारतवासी से कोई वास्ता ही नहीं रहा है। इसीलिए इनका एजेंडा बांटो और वोट बटोरो है, और ये आज भी समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, कहीं पर जोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। तो हमने पेड़ बबूल का बोया है, तो उसके हम आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमको तो कांटे झेलने ही झेलने हैं देश को। अगर हरीश रावत जी उत्तराखंड के दूसरे मसले की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण मसला है गैरसैंण का। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की इन्होंने बात कही थी जब विपक्ष में थे, सरकार बन गई, 4 साल करीब हो गए। अब इन्होंने तीसरा मंडल बना दिया उसको। तीसरे मंडल को लेकर एक और कमिश्नरी सिस्टम, इनका कहना है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिना जड़ के हवा में मंडल बना दिया है। अरे पहले जिला बनाते। हाँ, जिला बनाया नहीं। दोनों साथ बना दीजिए, हम स्वागत करेंगे। आपने खाली मंडल बना दिया। अल्मोड़े वालों के समझ में नहीं आ रहा हमने क्या गुनाह किया। जो हम कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी थे, हमको या कलकटवा बना दिया, हमको जो है आपने दूसरी जगह डाल दिया। हमसे पिथौरागढ़ और दूसरे क्षेत्रों को काट करके रख दिया। जिसके नाम पर कुमाऊं पड़ा, उस कुमाऊं अंचल को जो है काट करके अलग कर दिया। तो एक अजीबोगरीब तरीके का निर्णय किया गया है। यदि मंडल बनाना भी था तो एक सुविचारित तरीके से मंडल बनाया जाता, जिससे कुछ औचित्य पैदा होता। कुछ हिस्से अल्मोड़ा के लेकर के, कुछ हिस्से और जिलों के लेकर के कुछ मंडल का गठन पहले जिले बनाते और उसके बाद फिर मंडल बनाते। आपने जिले बनाए नहीं, आपने खाली मंडल बना दिए। अब उससे एक असंगति पैदा हो रही है। पौड़ी के सामने सवाल यह है कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया। वैसे ही पौड़ी में कभी कमिश्नर नहीं बैठते थे, अब तो और नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब तो बहुत छोटे हिस्सा रह गया पौड़ी कमिश्नरी के साथ। तो ये क्या इनकी सोच है। इन्होंने भूगोल को भी ठीक तरीके से देखा नहीं है और यूं ही कमिश्नरी का गठन कर दिया। हम कमिश्नरी के गठन का विरोध नहीं है, कमिश्नरी बनाइए। हम तो कह रहे एक आध कमिश्नरी और बना दीजिए, लेकिन आप पहले जिले बनाइए और उसके बाद एक प्रशासनिक पुनर्गठन एक साथ करिए। कुछ और तहसीलें बनाइए। हमने बनाई थी बहुत सारी तहसीलें, और आपको कहीं कम लग रहा है तो वो तहसीलें बना दीजिए, उसके बाद जिले गठित कर दीजिए।
फिर कमिश्नरियों का गठन करिए। नहीं, क्या इस चीज को गैरसैंण कमिश्नरी भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गैरसैंण राजधानी होनी है तो कमिश्नरी बनाना अच्छा कदम है, मगर जिला तो हो वहाँ। नहीं, लेकिन क्या चुनाव का वक्त है, राजधानी बनाने की मांग की थी, वो बना नहीं पाए, तो क्या झुंझुनू थमादिया के चलिए हमने मंडल बना दिया, कमिश्नरी बना दी, ये एक समझाने बताने के लिए लोगों को इन्होंने कहा चमत्कार कर दिया। हाँ, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। अब उस राजधानी में कोई बैठ ही नहीं रहा है, तो गैरसैंण वाले भी कह रहे हैं और उत्तराखंड वाले भी कह रहे हैं कैसी राजधानी है जिसमें न मुख्यमंत्री बैठता, न मंत्री बैठते, न सचिवगण बैठते, न शासन का कोई प्रतीक बनता। और विधानसभा सत्र तो गैरसैंण में पहले से हो रहे थे। विधानसभा भवन हम बना करके गए थे, सचिवालय की हमने टेंडर कर दिया था, सब कुछ फाइनल कर दिया था, निर्माण एजेंसी फाइनल हो गई थी, पैसा दे करके गए थे, वो पैसा कहीं अन्यत्र खर्च कर दिया है। अब गैरसैंण में सचिवालय भी नहीं बना रहे। एक ईंट जिस दिन से हमारी सरकार गई, एक ईंट एक पत्थर नहीं लगाया गैरसैंण में, केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी का नारा उछाल दिया। तो जब वो नारा गले पड़ने लग गया तो अब उसका समाधान इन्होंने कमिश्नरी में ढूंढा है, और कमिश्नरी राज्य के गले में फंदा बनने वाली है, क्योंकि बिना जिलों के और बिना जिलों के पुनर्गठन के ये चीजें औचित्य संगत लग रही हैं। आगाहीन मंडल से क्या करेंगे वहाँ के लोग? उनको जनपद दीजिए, जिला दीजिए, पहले गैरसैंण को जिला बनाइए, हमारी मांग है, और आप फिर उसके साथ आप कमिश्नरी पर विचार करिए। लेकिन हरीश रावत जी, जब टीवी 100 ने आम लोगों की प्रतिक्रिया ली इस बात को लेकर, तो कुछ लोग खुश दिखाई दिए, तो कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जो मंडल पहले के आपके 2 बने, आप उसका सिस्टम तो ठीक करिए। पौड़ी में आपके कमिश्नर बैठ नहीं रहे, देहरादून में ही बैठते हैं सारे, तो पहले उन मंडल वाले को देहरादून भी जाना पड़ता है, तो आपने 2 मंडल की व्यवस्था तो ठीक की नहीं, तीसरा आपने और इसका ऐलान कर दिया 4 जिले अपने काट के दोनों मंडलों से, तो ये कैसे हो पाएगा? असल में जब आप जिलों के साथ सीधे सचिवालय से जोड़ दिए हैं आपने, तो मंडल व्यवस्था ऐसा, मंडल व्यवस्था में न मंडला आयुक्तों की दिलचस्पी है, न सरकार की दिलचस्पी है। जिस अधिकारी को कहीं न खपा सको उसको मंडलायुक्त बना दो। तो ये इस तरीके से तो मंडलों के कंसेप्ट का ही अवमूल्यन कर दिया है। आप पूरे प्रशासनिक दृष्टिकोण को सामने रखिए, आप क्या ढांचा बनाना चाहते, तो उस हिसाब से आप जिले, मंडल आदि का गठन करिए। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण ये बात है कि आपने ना तो उसको जिला बनाया, मंडल बना दिया गया, उसके बाद आपने राजधानी की बनाने की बात की, ग्रीष्मकालीन बना दी। वहाँ लोगों का कहना है कि आपको बैठ नहीं रही सरकार, सत्र नहीं चल रहे हैं, ढंग से वो काम नहीं हो रहा है। अब आपने ये चुनावी झंझुना थमा दिया। एक और हरीश रावत जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी कि वहाँ पर एक बैठक चल रही है बीजेपी की, और इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि कुछ भी वहाँ पर हो सकता है, फेरबदल भी हो सकता है। क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ उठक पटक हो सकती है वहाँ पर? बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है वहाँ। ये बीजेपी में ही संभव है, क्योंकि ये चमत्कारियों की पार्टी है। एक ही दिन में इन्होंने भगवान गणेश की दुनिया भर में मूर्तियों को दूध पिला दिया था, घटाघट दूध पिला दिया था। तो ये तो चमत्कारियों की पार्टी है। उत्तराखंड में भी एक चमत्कार देखने को मिल रहा है। विधानसभा सत्र चल रहा है, और वो भी बजट सत्र, और सारा मंत्रिमंडल नदारत है। एक मंत्री से विधानसभा चलाई जा रही थी, जो संसदीय अस्थायी जिम्मा संसदीय कार्य का है, और सारा मंत्रिमंडल देहरादून नेतृत्व परिवर्तन की आकांक्षा और आशंका, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग आशंकाग्रस्त होकर के हैं, वो लोग सब यहाँ पड़े हुए। बजट सत्र में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, ये जो 59 विधायकों का बहुमत दिया इस राज्य के लोगों ने, ये उसका अपमान है, और लोगों ने राजनीतिक स्थिरता के लिए दिया था, और भाजपा राजनीतिक अस्थिरता थोप रही है। ये सब एक बड़ा, और यह कितना हास्यास्पद है कि गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा चल रही है, और बजट सामने है विधानसभा के, और मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं वो सदन से गायब हैं, वो देहरादून में पड़े हुए हैं। आप अंदाज लगाइए
कितनी गंभीर है ये सरकार। नहीं, क्या कुछ लग रहा है क्या वहां की राजनीति में कि है हरीश रावत जी, बड़ा कुर्सी बचाना, कुर्सी गिराना, ये सब बहुत चलता रहता है वहां पर, हर सरकारों में ये अगर देखें। भाजपा जो काम करते हैं, जब उनको लगता है ये फेल हो गए हैं तो चेहरा बदल देते हैं, कहते हैं हमने चेहरा बदल दिया है। वो चेहरा बदल को भाग्य बदल कहते हैं जनता से, तुम मानो। हकीकत यह है कि भाजपा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए चेहरे बदलने का काम करती है, और आज भी चेहरा बदल संभव है। कुछ लोग दिल्ली में नहा धो करके तैयार बैठे, कुछ मुंबई में भी बैठे। हरीश रावत जी, कुंभ की तैयारियों को लेकर क्या विपक्ष संतुष्ट है या सब कुछ कोरोना के ऊपर डाल दिया जाएगा? यदि कुंभ का जो अवमूल्यन हुआ है, मुझे बड़ा घोर आश्चर्य है कि साधु संत इनको श्राप देने के लिए क्यों नहीं हमारे साधु संत महामंडलेश्वर इत्यादि आचार्य महामंडलेश्वर क्यों क्रोधित नहीं हो रहे हैं। इन्होंने हरिद्वार कुंभ का भयंकर अवमूल्यन किया है। आपने कुंभ की अवधि को सिकोड़ करके रख दिया है कोरोना का डर दिखा करके, जबकि सीमित अवधि के कुंभ में ज्यादा भीड़ भाड़ और वो होगी। यदि कुंभ लंबा चलता, कुंभ की अवधि को विस्तृत कर दिया जाता, तो कम लोगों के साथ प्रतिदिन स्नान हो सकता था, और जो श्रद्धालु हैं उनकी आकांक्षा भी पूरी हो जाती, कोरोना के मापदंडों का भी पालन हो जाता। अब न तो कोरोना के मापदंडों का पालन हो पाएगा, और दूसरी तरफ हरिद्वार के कुंभ का अवमूल्यन कर दिया। भगवान करे या ये जो अवमूल्यन किया गया है, इसके लिए जो है भाजपा को दंड मिले, और भविष्य में कोई मुख्यमंत्री ताकि इस तरीके का या कोई सरकार हरिद्वार के महाकुंभ का अवमूल्यन करने का दुस्साहस न कर सके। हरीश रावत जी, क्या कुछ मुद्दे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पास होंगे? उत्तराखंड के लिए चुनाव सिर पर है, कम वक्त बचा है। मुद्दों की तो बारिश हो रही है। प्रीतम सिंह जी और इंदिरा जी से जो है इतने बारिश है कि उनके बोरे झोले सब भर गए हैं इन मुद्दों से। ये विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, और चुनाव के लिए रोज एक दो मुद्दे नए जुड़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर के प्रशासनिक अकुशलता और अवरुद्ध विकास, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि, ये सब बहुत सारे कठोर प्रश्न हैं। गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, तो ये सब चीख करके कह रहे हैं कि 2022 में परिवर्तन ही अब इसका समाधान है। लेकिन हरीश रावत जी, क्या आपने तमाम मुद्दे गिनाए, किसान भी एक बड़ा मुद्दा है। किसान अपने आप में देश का अभिमान है, बड़ा मुद्दा तो है ही किसान। इन्होंने जिस तरीके से किसान का अपमान किया है, उसके लिए किसान देवता इनको कभी माफ नहीं करेंगे। और किसान और जवान, यही तो हमारी शान है, इसी में नौजवान का कल्याण है। हरीश रावत जी, एक सवाल और है कि उत्तराखंड में और किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो क्या कयास लगाया जा रहा है, क्या इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा, कुछ मंथन होगा? देखिए, भाजपा तो चेहरा बदलने की जुगत में लगी हुई है, और कांग्रेस, क्योंकि भाजपा के लोग अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर या विधायकों के चेहरे पर तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। वो तो केवल मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते। अब के हमने ठानी है कि हम इनकी इस रणनीति का पर्दाफाश करेंगे और एक वैकल्पिक रणनीति बना करके आगे आएगी, कांग्रेस चुनाव में आएगी। लेकिन हरीश रावत जी, ये बात मानना पड़ेगी, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को होता है अंतर कलह से, पार्टियों में पड़ी फूट से। विधानसभा चुनाव में आपके भी करीब 12 विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए थे, बड़ी फूट पड़ी थी, और बीजेपी में भी देखिए अब क्या कुछ हो रहा है, सबके सामने है। तो ऐसे में इन चीजों को रोकना बड़ी चुनौती दोनों दलों के लिए है। कुछ ये छोटे राज्यों की विडंबना है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने तो इसका समाधान निकाल दिया, गोवा ने भी निकाल दिया, लेकिन
भाजपा ने उत्तराखंड पर राजनीतिक अस्थिरता थोपी है, इसलिए उन्हीं को ये पाप का दंड कभी न कभी उत्तराखंड देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए। हरीश रावत जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े।